Okay, in this video we will discuss the Romberg integration. Romberg integration itself कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम Romberg इंटीग्रेशन को यूज करते हुए ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन के रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो जो ट्रेपेजॉइडल के जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसको हम Romberg इंटीग्रेशन के जरिए इम्प्रूव करते हैं. उनको हम ट्रेपेजॉइडल एक्सट्रापोलेशन कहते हैं. इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो क्राइटेरिया ये है कि रोम्बर इंटीग्रेशन को यूज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, अगर हमने ट्रेपेजॉइडल के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना है तो उसमें हमें डिफरेंट स्टेप साइज h/2, h/4, h/8 के कॉरस्पॉन्डिंगली अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें पहले से फाइंड करनी है, फिर ही हम रोम्बर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो एज के कोरस्पॉन्डिंगली हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. इस तरह h/2 के कोरस्पॉन्डिंगली h/2 बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल हम इसको इजीली एवेलुएट कर सकते हैं. ठीक है, तो रोम्बर्ग इंटीग्रेशन का जो बेसिकली ये फॉर्मूला है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो काफी इजी होगा. ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला है. इसमें हम m को जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ ये फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, m को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में तो ये वैल्यू आ जाएगी, और लेफ्ट साइड को भी हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो I1TH हमें ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है बेसिकली कि ट्रेपेजॉइडल को यूज करते हुए जो इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी बाय टेकिंग स्टेप साइज h/2. ठीक है, तो h/2 इज बेसिकली 0.5 क्योंकि h 1 है, तो 1/2 इज 0.5. तो 0.5 के कोरस्पॉन्डिंगली जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट की होगी, दिस वैल्यू विल बी दिस वैल्यू. ठीक है, इसी तरह एज के कोरस्पॉन्डिंग, एज इज बेसिकली 1 के कोरस्पॉन्डिंगली जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी उसको हम ये कंसिडर करेंगे. तो एज, अगर यहाँ पे एज को हम 1 कंसिडर करें तो दिस वैल्यू इज बेसिकली आई एज के, अगर हम एज को 1 कंसिडर करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंगली अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज I1 विच इज दिस. अब ये वैल्यू हमने कौन सी फाइंड आउट की हुई है, बेसिकली जब हमने ट्रेपेजॉइडल का टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी e⁻⁻x, और इसको हमने इंटीग्रेट किया था 0 to 1 फॉर डिफरेंट स्टेप साइज h/2, h/4. ठीक है, इस तरह से h इक्वल टू, और हमने स्टेप साइज को पहले 1 के कोरस्पॉन्डिंगली ट्रेपेजॉइडल रूल यूज किया था और I फाइंड आउट किया था IH which is 1. फिर हमने I 0.5 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट की थी. तो ये बेसिकली IH जो कि हमने 1 कंसिडर किया उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज की है. ठीक है, तो इसी तरह हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये क्या इंडिकेट कर रही है कि h/2 okay approximate value of trapezoidal rule by taking step size h/2 like 0.5. तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये क्या इंडिकेट कर रही है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ h/2 by taking step size h/2 is 0.5, और स्टेप साइज 0.5 के कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यू ये आ रही थी. ठीक है, इस एग्जांपल को जब हमने सॉल्व किया था बाय टेकिंग स्टेप साइज 0.5 तो ये वैल्यू आ गई थी. तो अगर हमें इस वैल्यू को वैल्यूएट करना है 1 को, तो इसके लिए हमें इसकी वैल्यू भी हम वैल्यूएट कर ली, इसकी वैल्यू भी हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेक्स्ट आइट्रेशन आ जाएगी, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह से हमें h/2 यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला में क्या चेंजिंग आएगी, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला में अगर यहाँ पे h है तो यहाँ पे हम h/2 और h यूज कर रहे हैं. अगर यहाँ पे h/2 कर दिया जाए तो फॉर्मूला में क्या चेंजिंग आएगी, यहाँ पे h/4 हो जाएगा और ये h/2. तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली हम डिफरेंट स्टेप साइज के कोरस्पॉन्डिंगली इस फॉर्मूला को वैल्यूएट कर सकते हैं. अगर हमें यहाँ पे देखें, नेक्स्ट हमने h/2 के कोरस्पॉन्डिंग देखें, यहाँ पे h/2 है, यहाँ पे h/4 कर दिया और यहाँ पे h/2, और अब हमने इसको वैल्यूएट करना है. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेपेजॉइडल रूल
इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल बाय टेकिंग स्टेप साइज। अब एज को मान लिया हुआ है तो 1/4 इज 0.25, तो 0.25 ये भी हमने एवेल्युएट किया हुआ है जब हमने ट्रेपेजॉइडल को एवेल्युएट किया था। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इसी तरह ये वैल्यू भी हमने एवेल्युएट कर ली। ये क्या बेसिकली शो कर रही है, आई h/2 इज 0.5, तो ये भी हमने फाइंड आउट की हुई है वैल्यू। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसके कोरस्पॉन्डिंगली हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दिस वैल्यू। ये देखें, ये हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह अगर h/4 को करना है तो यहाँ पे h/4 आ जाएगा और यहाँ पे h/8। हमने फॉर्मूला में ये इसके कोरस्पॉन्डिंगली फॉर्मूला लिखा और इसकी वैल्यू को वैल्यूएट कर लिया। अगर हमें ये वैल्यू वैल्यूएट करनी है तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, IH/8 इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल by taking step size h/8 is basically 0.125 और ये भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है जब हमने ट्रेपेजॉइडल को सॉल्व किया था। ठीक हो गया। अगर हम m को 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर 6 की हमें एक्यूरेसी मिलती है। जब हम m को 1 कंसिडर करते हैं तो ऑर्डर 4 की एक्यूरेसी मिलती है। तो जैसे ही m को 2 करेंगे इन जनरल फॉर्मूला तो ये कुछ शेप आ जाएगी और ये जो वैल्यू है ये अभी हमने ऊपर रिसेंटली एवेल्युएट की है। ठीक है, ये जितनी भी वैल्यूज थी इसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास 1 के कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यू आ रही थी जो हमने एवेल्युएट किया बाय टेकिंग इनिशियल वैल्यूज, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। तो इन वैल्यूज को हम यूज करेंगे जो कि हमने एवेल्युएट किए और इसको यूज करते जाएंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एवेल्युएशन है रॉम्बर्ग इंटीग्रेशन फॉर्मूला की। इस तरह m को 3 करेंगे तो ऑर्डर 8 की हमारे पास एक्यूरेसी आ जाएगी। बेसिकली ये टेबल है, इसको हम रॉम्बर्ग टेबल भी कहते हैं या एक्सट्रापोलेशन टेबल भी कहते हैं, क्योंकि रॉम्बर्ग फॉर्मूला को यूज करते हुए जो वैल्यूज हम एवेल्युएट करते हैं उनको एक्सट्रापोलेशन वैल्यूज कहते हैं। तो क्योंकि स्टार्टिंग में हमने स्टेप साइज कंसिडर किया 1h 1/2 1/4 1/8 और उसके कोरस्पॉन्डिंगली फंक्शनल वैल्यूज अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो कि हमने ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करते हुए फाइंड आउट की थी। और ट्रेपेजॉइडल का क्योंकि ऑर्डर 2 होते हैं तो इसलिए जितनी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इनका ऑर्डर 2 है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के उस एग्जाम्पल के लिए इस एग्जाम्पल के लिए बेसिकली हमने ये सारी वर्किंग की है e⁻⁻x dx एंड अपर लोअर लिमिट इज 0 to 1 एवेल्युएट करना था। तो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें गिवन है ये, और बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल डिफरेंट स्टेप साइज के कोरस्पॉन्डिंगली हमने ये सोल्यूशन इसके कैलकुलेट किया विच इज अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। अब हमने यहाँ पे एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी है 6 डेसिमल पॉइंट्स तक, यहाँ तक। ठीक है, लेकिन ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज करते हुए हमने 1 2 3 सिर्फ 3 डेसिमल पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, हमें 6 मैच करने हैं, लाइक हमें ये 3 भी मैच करने हैं। लेकिन ट्रेपेजॉइडल को यूज करते हुए गिवन स्टेप साइज के कोरस्पॉन्डिंगली हमें ये एक्यूरेसी नहीं मिल रही, तो बाकी जो 3 पॉइंट्स एक्यूरेट नहीं है उसको हम एक्यूरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रॉम्बर्ग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब फर्दर हमें एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए हम रॉम्बर्ग इंटीग्रेशन यूज करेंगे और रॉम्बर्ग इंटीग्रेशन में ये दोनों टर्म्स यूज होंगी। ठीक है, और कैसे, दिस वैल्यू इज I1H, दिस वैल्यू इज I0H और H इज 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं I11। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। तो ये अभी हमने एवेल्युएट किया, हमने अभी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम I1 को एवेल्युएट करेंगे बाय टेकिंग स्टेप साइज H, ये अभी हमने ऊपर एवेल्युएट किया है। ठीक है, उस फॉर्मूला को यूज करते हुए अगर हमने I1H को एवेल्युएट करना है तो इस तरह से करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से दिस वैल्यू इज I1H/2 और इसको कैसे एवेल्युएट करते हैं इसकी वर्किंग भी हम देख चुके हैं। इसी तरह इसको एवेल्युएट कर लेंगे I1H/4, फॉर्मूला को इसके कोरस्पॉन्डिंगली हम एवेल्युएट करते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो हमें 5 डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेसी मिल गई है, लेकिन अभी भी
एक पॉइंट हमें और एक्यूरेट करना है। तो उसके लिए अब हम फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे तो m को हमने 1 सब्स्टिट्यूट जब किया था तो हमें ऑर्डर 4 की एक्यूरेसी मिल गई थी, लेकिन फिर भी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं मिली। तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे, m इक्वल टू 2 कंसिडर करेंगे। तो जर्नल फॉर्मूला में m को 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमें रोमबर्ग फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में हमने m को 2 सब्स्टिट्यूट करना है। जब m को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये I1 t with respect to by taking step size h, सॉरी हम इसका जर्नल फॉर्मूला बेसिकली ये, ठीक है, बाय टेकिंग स्टेप साइज एज, ठीक है। इसको तो हमने इसके कोरस्पॉन्डिंगली चेंज किया ना, अगर यहाँ पे हम इसको एज ही कंसिडर करें तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, I1TH, जो कि अभी हमने रिसेंटली एवेल्युएट किया टर्म। इसी तरह ये टर्म क्या होगी, IT2 माइनस 1 इज 1, तो ये टर्म आएगी विद रिस्पेक्ट टू h/2। ये भी हमने अभी एवेल्युएट की है रिसेंटली, इससे पहले एवेल्युएट किए। तो इन टर्म्स को हम यूज करेंगे, ठीक है। सारी वैल्यू पहले एवेल्युएट कर लें और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, और ये वैल्यू भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 2, 8। अब इसकी एवेल्युएशन में ये दो वैल्यूज यूज होंगी। जब हमने इसको एवेल्युएट किया तो हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेसी मिल गई 6 डेसिमल पॉइंट्स तक, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इज 0.632120, और यहाँ तक ये मैच कर गए, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट ये एवेल्युएट वैल्यू कर तो ली है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जितनी हमें एक्यूरेसी चाहिए होगी हम उतनी ही एक्सट्रापोलेशन करेंगे। एक्सट्रापोलेशन इज कि जो वैल्यू हम रोमबर्ग इंटीग्रेशन के जरिए यूज फाइंड आउट करें। अब इस पॉइंट पे क्योंकि हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेसी मिल गई है, हम नेक्स्ट एक्सट्रापोलेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें 8 डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेसी चाहिए, फिर हम और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट्स को सेम करेंगे। लेकिन अब अभी इसके लिए हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 8 या 7 पॉइंट्स तक चाहिए तो फिर हम m को नेक्स्ट कंसिडर करेंगे 3, और इसके कोरस्पॉन्डिंगली ऑर्डर 8 की एक्यूरेसी आ जाएगी। तो कितनी एक्सट्रापोलेशन करनी है डिपेंड करता है कि आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 5 डेसिमल पॉइंट्स की एक्यूरेसी चाहिए होती तो वो हमें यहाँ तक मिल गई थी, हमें नेक्स्ट m को फर्दर 2 कंसिडर करने की जरूरत नहीं थी इस केस में, ठीक है। लेकिन 6 के क्योंकि 6 पॉइंट्स तक चाहिए थी तो एक एक्सट्रापोलेशन वैल्यू और कैलकुलेट करना पड़ी थी। तो इसी तरह से डिपेंड करता है कि आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए, उसके कोरस्पॉन्डिंगली आप एवेल्युएट करते जाएं, ठीक है। तो जहाँ तक आपको एक्यूरेसी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी मिल जाए वो आपके पास वहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये कि जो वैल्यूज हम रोमबर्ग फॉर्मूला के थ्रू एवेल्युएट करते हैं, जैसे ये वैल्यूज हमने रोमबर्ग इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड आउट की हैं, ये वाली यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेसी मिल गई थी तो यहाँ तक हमने स्टॉप कर दिया था। तो ये 4 हम बेसिकली इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि ये 4 हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये एक्सट्रापोलेशन वैल्यूज हैं, जो कि हमने रोमबर्ग इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड आउट की हैं। और अगर फंक्शनल वैल्यूज की बात करें तो ये सारी भी फंक्शनल वैल्यूज में कंसिडर की जाएगी, और जो बाकी हमने ट्रेपेजॉइडल के कोरस्पॉन्डिंगली आइट्रेशंस फाइंड आउट की थी उनको भी हम फंक्शनल वैल्यूज में कंसिडर करेंगे। तो टोटल फंक्शनल वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल फंक्शनल वैल्यूज 8 हैं, और एक्सट्रापोलेशन वैल्यूज या रोमबर्ग वैल्यू की कोरस्पॉन्डिंगली जो हमने एवेल्युएशन की है वो 4 आ रही हैं। तो एक्सट्रापोलेशन वैल्यूज 4 हैं जो हमने रोमबर्ग फॉर्मूला को यूज करते हुए एवेल्युएट की हैं, और टोटल फंक्शन वैल्यूज में एक्सट्रापोलेशन वैल्यूज भी आ जाएंगी, और ट्रिपेजॉइडल के थ्रू जो एवेल्युएशन की है वो वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे यही डिस्कस किया हुआ है कि ट्रेपेजॉइडल के थ्रू अगर हम एक्सट्रापोलेशन की वैल्यू एक्सट्रापोलेशन फाइंड आउट करना चाहें कि हमने कितनी एक्सट्रापोलेट वैल्यूज फाइंड आउट की हैं तो वो 4 हैं, ठीक है। क्योंकि 4 वैल्यूएशन हमने रोमबर्ग इंटीग्रेशन के थ्रू किया, 1 2 3 एंड 4, और फंक्शनल वैल्यूज 8 हैं, क्योंकि एक्सट्रापोलेशन वैल्यूज को भी हम एज अ फंक्शनल वैल्यूज कंसिडर करते हैं, और ट्रेपेजॉइडल के थ्रू जो वैल्यूज फाइंड आउट किए उनको भी फंक्शनल वैल्यूज कंसिडर करेंगे।
तो इसको यूज करते हुए हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेसी मिल गई है। ठीक है, तो ये तो आपको गिवन था कि जब ट्रेपेजॉइडल के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए हम रोम्बर्ग फॉर्मूला ये यूज करते हैं, ये हमें जनरली याद रखना है, ये फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह अगर हमने सिम्पसन के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना है बाय यूजिंग रोम्बर्ग इंटीग्रेशन, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब उस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में माइनर सा डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो इसकी भी सारी वर्किंग वैसे ही है कि अगर हम m को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉरी m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे अगर हम m को 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे m को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा 4 स्क्वायर, यहाँ पे m को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे m को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और ये बेसिकली इनिशियल अप्रोक्सीमेट value or by initial approximate value by using Simpson method by taking step size h by 2, and this is the initial value of Simpson method by taking step size h equal to 1. तो हम इसको कह सकते हैं कि this value is basically a IH and basically h is 1, so this value is I1, first approximate value, and this value is equal to IH by 2 which is 0.5, और ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन है सिम्पसन मेथड के कोरस्पॉन्डिंगली। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने सिम्पसन मेथड के कोरस्पॉन्डिंगली इसी एग्जांपल को सॉल्व किया था फॉर बाय टेकिंग स्टेप साइज 0, 0.5, ठीक है, 0 to 1 बाय टेकिंग स्टेप साइज h 0.5, 0.25, 0.125, तो ये सारे, तो ये हम 1 से नहीं स्टार्ट किया था, हमने 0.5 से किया था, तो h by 2 क्या आएगा 0.25, ट्रेपेजॉइडल में हमने 1 से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम m को 1 सब्स्टिट्यूट किया, देखें जहाँ जहाँ m है वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये वैल्यू आई, इसको सिंप्लीफाई करके हमने IH by 2 लिख किया, और इसको हमने सिंप्लीफाई करके IH, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है। IH इज बेसिकली I 0.5, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप साइज 0.5 कंसिडर किया था जब हमने सिम्पसन मेथड के थ्रू एग्जांपल सॉल्व की थी, दिस एग्जांपल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप साइज 0.5 से कंसिडर किया था, तो इसकी वैल्यू हमने एवेल्युएट की थी दिस वैल्यू, और फिर h by 2 I 0.5 को भी एवेल्युएट किया था। अब इस फॉर्मूला में दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो नेक्स्ट इसकी वैल्यू हम एवेल्युएट कर लेंगे, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हमने h by 2 करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी h by 2 और यहाँ पे h by 4 आ जाएगा। बाकी सारी वर्किंग यही है, ये बेसिकली क्या शो कर रही है कि इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सिम्पसन मेथड बाय टेकिंग स्टेप साइज h by 4, तो basically this value is equal to IH by 4 and IH by 4 is 0.25, और ये भी हमने evaluate की हुई है। इसी तरह H4 करना है, तो this value is equal to IH by 4, this is equal to this value, और इसको भी हमें evaluate already by using Simpson method किया हुआ है, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू m को 2 सब्स्टिट्यूट करके हम बाकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए वहाँ पे पहला हमने स्टेप साइज यहाँ पे कंसीडर किए हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंगली आइट्रेशंस अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे हमने ऑर्डर 4 इसलिए यूज किया है क्योंकि सिम्पसन का ऑर्डर 4 होता है, तो स्टेप साइज के कोरस्पॉन्डिंगली जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेंगे उनका ऑर्डर 4 होगा, जबकि ट्रेपेजॉइडल के थ्रू जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो यहाँ पे 2 किया था, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल के थ्रू जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उनका ऑर्डर 2 होता है। तो ये आप लोग इसको जहन में रखिएगा कि सिम्पसन के थ्रू हम स्टेप साइज और उसके कोरस्पॉन्डिंगली जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लिखते हैं तो उसका ऑर्डर 4 लिखते हैं, लेकिन ट्रेपेजॉइडल के केस में एज और उसका ऑर्डर उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती हैं उनका ऑर्डर हम 2 लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे हमें देखिए अगर हमें 6 डेसिमल पॉइंट्स की एक्यूरेसी चाहिए, तो यहाँ तक हमें 5 डेसिमल पॉइंट्स की एक्यूरेसी मिल गई है। एक पॉइंट को इम्प्रूव करने के लिए, सेम करने के लिए हम रोम्बर्ग इंटीग्रेशन यूज करेंगे,
क्योंकि अगर हमें एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है तो उसके लिए हम रॉम्बर्ग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रॉम्बर्ग फॉर्मूला यूज करने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों वैल्यू को यूज करेंगे। दिस वैल्यू इज आई h by h and this value is I h by 2। इसको यूज करते हुए ये दिस वैल्यू इज I1h, और इसको हमने कैसे एवेल्युएट करना, अभी हमने m को जब 1 सब्स्टिट्यूट किया था तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेसी मिल गई है 6 डेसिमल पॉइंट्स तक, तो इसलिए हमें नेक्स्ट आइट्रेशन या नेक्स्ट एक्सट्रापोलेशन वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 7 या 8 डेसिमल पॉइंट्स तक एक्यूरेसी चाहिए, फिर हम आइट्रेशन नेक्स्ट एक्सट्रापोलेशन वैल्यू बाय यूजिंग रॉम्बर्ग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अदरवाइज अगर हमें यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेसी मिल गई है तो यहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह हम बाय यूजिंग रॉम्बर्ग फॉर्मूला हम ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन मेथड के रिजल्ट्स जहां तक चाहें उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ कोई इस लेक्चर में कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।